हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे कुछ अब ऐसा आभास होने लगा है कि हमारे रिटायर्ड पेंशनर्स के जो एसोसिएशन बने हुए हैं, EIB पार्क, EIBRF, CVPRO और भी लोकल लेवल पर जो बने हुए हैं, उन्हें ये डर सताने लगा है कि यदि इनके जो मेंबर्स हैं उनको असलियत पता चल गई तो इनकी पोल खुल जाएगी। और शायद इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक तो पाटनी साहब पर इनडायरेक्टली और एक मेरे पर अटैक किए जा रहे हैं। अब वो शायद ये सोचते होंगे कि ये लोग डर जाएंगे तो हमारी चीज़ों को, सही चीज़ों को नहीं बताएंगे। यदि शासन करना है, चाहे देश पे शासन करो, चाहे राज्य में शासन करो, चाहे घर में शासन करो, समाज में करो, सोसाइटी में करो, दो बात बड़ी स्पष्ट है शासन की। डिवाइड एंड रूल, लोगों को बांटो, शासन करो। ये अंग्रेजों की पॉलिसी थी। एक पॉलिसी और है कि लोगों को सच्चाई का पता नहीं चल जाए। ये पाकिस्तान में चलती है पॉलिसी। और सच्चाई का पता चल गया तो लोग हमें जूते मारेंगे, इसलिए वहां सारी इंफॉर्मेशन को दबा के रखा जाता है और एक ही बिगुल बजता है वहां पर, इंडिया के खिलाफ जहर उगलना, जिससे लोगों को सच्चाई पता नहीं चल जाए। और सच्चाई पता यदि चल गया तो श्रीलंका जैसा, बांग्लादेश जैसा, नेपाल जैसा हल हो जाएगा। शायद इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे जो एसोसिएशंस हैं, खास करके दो की बात करूंगा मैं, EIBRF और EI पार्क। EIBRF के जो जन्मदाता हैं वो हमारे वेंकटाचलम जी हैं, यानी EIBEA है। और EIB पार्क की जन्मदाता शायद 2012 में यह बना था। इसके जन्मदाता IBOC है, यानी ये चलते वहीं से हैं। इनका जो रिमोट कंट्रोल है उनके हाथ में है। ये वही करेंगे जो ऊपर से कहेंगे, यानी उनके गॉडफादर है और अपना काम करते रहते। बैंक पेंशन अपडेशन इतने सालों से अटका हुआ है और लगभग ये 2016 में सुप्रीम कोर्ट में गया था। स्पेशल लीव पिटीशन में बाद में इसको 2023 में सिविल अपील में बदल दिया गया और ये केस चला हुआ है। यह सुप्रीम कोर्ट में इसको 10 साल हो गए। अब सवाल ये उठता है कि भैया इसकी सुनवाई हो क्यों नहीं रही है। तो हमें कुछ तथ्य सामने आए। एक तो हमने आपको ये बताया, आपको जानकारी दी। अब तक ये लोग बहकाते रहे कि हमारा जो है पेंशन फंड की कमी है। वेंकटाचलम जी आज तक यही बात कहते हैं, IBA भी यही बात कहता है, सुप्रीम कोर्ट में यही बात उठी है और इवन IBA के एफिडेविट में यही बात थी कि ये जो फंड बना हुआ है ये एम्प्लॉय ऑफिसर के कंट्रीब्यूशन से बना हुआ है। झूठी बात थी। हमने बताया कि आपका जो रेगुलेशन 7 और 11 1995 का रेगुलेशन स्पष्ट कहता है हमसे कोई लेना देना नहीं है, CPF के बदले पेंशन है। ये जानकारी जब मैंने लोगों को दी तो काफ़ी दिन तक तो लोगों को समझ में ही नहीं आया कि ये क्या बक रहा है। धीरे 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 जब उनको पता चला, प्रूफ डाला, तो उनको पता चला हाँ वास्तव में हमको तो बहकाया गया है। लोगों को जानकारी हो गई। और फिर मैंने बताया कि 35.1 में बड़ा ही सशक्त रेगुलेशन है। क्यों, पहले में भी असमंजस में था, हम भी इनके सुर में सुर मिलाते रहते थे। जब 30.1 को मैंने स्पष्ट बताया कि भैया उसमें परमानेंट पेंशन अपडेशन है और उसमें फॉर्मूला भी दे रखे और 2003 में तो और क्लियर कर दिया गया था। जब ये लोगों को पता चलने लगा कि इनने जो थ्योरी बनाई थी कि कोई पेंशन अपडेशन प्रोविजन नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट में भी IBA ने कहा, उसका समर्थन UFBU ने किया, फंड कम है ये UFBU ने किया। सारी इनकी जो कहानी चल रही थी मेरे वीडियो से टूटने लगी और ये टूटते टूटते पहुंच गई EIB पार्क पर। अब ये अपना अपना हिसाब किताब बनाने लगे। अब EIBRF ने दूसरा रास्ता अपनाया, जो कुछ उनका गॉडफादर कहते थे वो करते रहते हैं। अभी लिख दिया TVS को, भैया हमारा एक्सग्रेसिया बढ़ाइए, क्योंकि लोग पूछेंगे ना क्या कर रहे हैं, लेटर तो लिखना पड़ेगा। और अभी हमारी एक सुनवाई होनी थी 10/12/2025 को, वो सुनवाई नहीं हुई। उसमें कहा गया एक तो पिटिशनर का वकील नहीं आया और एक रेस्पोंडेंट का वकील नहीं आया। अब रेस्पोंडेंट तो 4 है और एक 5वां और जुड़ गया है इम्प्लीडेड पार्टी के रूप में, जो अराइज वाले हैं, जो अपने ही लोग हैं।
इंडियन ओवरसीज बैंक का एक संगठन है और ये कहीं एफिलिएट है किसका, एआईबी पार्क का। आज पता चला मुझे कि उनका पार्ट है। और उनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर जेडी शर्मा अराइज के हैं और वो वाइस प्रेसिडेंट एआईबी पार्क में भी है। तो एआईबी पार्क वालों ने भी ये मान लिया कि हम भी इसमें इम्प्लीटेड हैं। बस इम्प्लीटेड पार्टी की जरूरत नहीं होती है, कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता है, थर्ड पार्टी होती है और ये किसी खास मकसद से जुड़ जाती है। ये किस मकसद से जुड़े मुझे पता नहीं, ना तो ये नेसेसरी पार्टी है और ना ये प्रॉपर पार्टी है, पर जुड़ गए जा करके और इन्होंने सारा का सारा ले लिया। अब आज के मुझे इनके लेटर में पता चला कि ये 2018 में जुड़े थे और अराज को ही पता चला था 2018 में, क्या थोड़ा बहुत पहले पता चल गया जुड़ने से पहले, कि 35/1 हमारा एक रेगुलेशन भी है। ये अराज ने आज लेटर में लिखा। यानी इसका मतलब ये हो गया कि 1995 का बना रेगुलेशन 23 साल के बाद आपको पता चलता है कि 35/1 में अपडेशन है। फिर अपडेशन कहाँ से होगा? और उसके बाद वेंकटाचलम जैसे लोग आईबीए के साथ मिलकर के हमारी जेब कटवा रहे थे। 2015 में नो कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी का क्लॉज लेकर के आ रहे थे। यानी इन रेगुलेशन पढ़ा ही नहीं। जब मैंने लोगों को बताया भैया हमारा एक सशक्त रेगुलेशन है, ना तो अपडेशन आरबीआई में था, सीसीएस 97 स्पष्ट रूप से नहीं लिखा हुआ था, लेकिन फिर भी वहाँ अपडेशन था, एलआईसी में नहीं लिखा हुआ था। ये सारी बातें जब मैंने बताई और लोगों को जब पता चला तो हमारे जो लोग हैं एआईबी पार्क वाले, उनको नागबार गुजरा। बोला इतनी जानकारी यदि यहाँ आने लग गई तो पंगा हो जाएगा। तो ये 2018 में इम्प्लीड हो जाती है, इम्प्लीडिंग पार्टी बन जाती है। भैया आपको 2018 में पता चला, मुझे 2025 में पता चला कि हमारी पेंशन का फंड से कोई मतलब नहीं है और हमारा एक सशक्त रेगुलेशन है। अब जब ये इम्प्लीटेड पार्टी बन गए 2018 में, तो भाई हम सेवाराम जी को क्यों दोष देते हैं? दोस्त तो बराबर इनका भी है, ये मान के चल रहे हैं इम्प्लीटेड पार्टी है, ये अभी पार्क मान के चल रहा है, अराज मान के चल रहा है। पर तुम 8 साल से क्या कर रहे थे? जब इन पर जोर पड़ा पिछली बार, तो इन्होंने क्या किया, एक अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगा दी और अर्ली हियरिंग भी ले ली। इनको पता है जोर पड़ने लगा कि ऐसा नहीं हो, परेशानी हो जाए, या लोगों का ध्यान भटाने के लिए इन लोगों ने अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगाई। अर्ली हियरिंग मिल भी गई और जब अर्ली हियरिंग होने लगी, यानी अराइज ही उसको अर्ली हियरिंग लेता है और हमारी पार्टी है और अराइज का ही वकील नहीं आता है और वो हमारी पार्टी है, लेकिन वो जुड़ा रेस्पोंडेंट साइड में है। अब क्योंकि इस बात को छुपा गए ये कि वकील हमारा नहीं आया, ये बात को ऐसे टार गया कि रेस्पोंडेंट का वकील नहीं आया, यानी भारत सरकार का या आईबीए का या पीएनबी का वकील नहीं आया। मतलब इन लोगों ने ऐसे टरका दिया। अब क्यों उस बात का पता चल गया, तो हमने वीडियो डाल दिया कि भाई बताइए ऐसा क्या कारण था कि आप अर्ली हियरिंग लेते हो और उसके बाद आपका वकील नहीं आता और आप उस अर्ली हियरिंग का फायदा नहीं उठाते हो। आखिर कारण क्या है, क्यों किया आपने ऐसा? उसका ये जवाब नहीं दे रहे। अब उसका जवाब ये दे रहे हैं कि कुछ लोग यहाँ आ गए, कुछ हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं, आप सावधान रहना ऐसे लोगों से। अरे भाई आचार्य साहब और सरकार जी, आप ये बताइए, पहली बात तो आप इम्प्लीटेड पार्टी नहीं हो, अराइज वाले हैं, आप इतने उतावले क्यों हो रहे हो? और दूसरा मैंने बार बार आपसे पूछ रहा हूँ, आप असलियत बताइए कि जब आप अर्ली हियरिंग के लिए रिक्वेस्ट लगाते हो, अर्ली हियरिंग मंजूर हो जाती है 10/12/2025 को, तो आपका वकील क्यों नहीं आया और आपने क्यों ये छिपाया कि वकील आपका था और रेस्पोंडेंट के नाम से छिपा गया? और आप ये बताइए कि आपको इम्प्लीटेड पार्टी बनने की क्या जरूरत पड़ गई थी? मेरे ख्याल तो कोई जरूरत नहीं थी। एक थर्ड पार्टी जोड़ी जाती है, उसके बिना जनरली क्या होता है कि वो डिसीजन हो जाता तो मान्य नहीं होता। मैं बताता हूँ कैसे होता है। एक भाई जाता है लड़ने के लिए, अपना जो प्लॉट वगैरह है और उसका खास भाई का उसमें हिस्सा भी है। अब एक भाई ये जाएगा और कोर्ट में से डिसीजन दे दो, दूसरा भाई पहुंच जाएगा कोर्ट में कि भैया मेरा भी हिस्सा है, तो उसमें कोर्ट जोड़ देता है उसको। कैसे? नेसेसरी पार्टी, उसके बिना डिसीजन नहीं हो सकता। या कभी कभी ऐसा होता है कि झगड़ा हो जाता है मकान मालिक में और किराएदार में, तो उसमें क्या होता है, किराएदारों तो तीसरा आदमी वहाँ एक प्रॉपर पार्टी लेके लिया जाता है कि हो सकता है उसके बयान जो है मतलब सही जजमेंट देने में सहायता। तो आप तो दोनों में नहीं आते हो, ना प्रॉपर पार्टी में आते हो ना नेसेसरी पार्टी में आते हो। आप जुड़े किस मकसद से थे? 8 साल पहले, 8 साल पहले आप जुड़ते हो, क्रिटिसिज्म का शिकार सेवाराम जी होते हैं, आप ही अपना सिनॉप्सिस देते हो,
पिटीशनर को आप साइड में कर देते हो। पिटीशनर जो होता है वो मास्टर ऑफ द केस होता है, आप तो उस जगह को तो ले नहीं सकते हो। आपने ही वो जगह कैसे ले ली पिटीशनर वाली? क्यों, लोगों को तो और कुछ पता चलेगा, अभी अभी तो पता ही कुछ नहीं हो, तो बहुत वीडियो बनाऊंगा मैं आपके में। तो अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, आप ये बताइए कि आप अर्ली हियरिंग कराते हो 10/12/2025 को, ऐसा क्या कारण रहा कि आप सुनवाई से पीछे हट गए? उसमें ना तो सरकार हटी थी, ना आईबी हटा था, ना पीएनबी हटी थी, ना पीएनबी के जीएसपी, 4 ही आदमी है, 5वें आप थे। आप हमारे थे, पिटीशनर के थे। आपने क्यों ऐसा आवाज दिया कि सरकारी वकील का साइड से नहीं आया, रेस्पॉन्डेंट नहीं आया? अगर क्या छिपाना चाहते हो तो मैं ये मान के चलूं कि आप अब तक 8 साल से आप ही इस केस को नहीं होने दे रहे हो, और जब केस की सुनवाई फिर आपने खेल खेल दिया, और मान लिया अब सुनवाई नहीं हो रही थी, आप अर्ली हियरिंग के क्यों नहीं जा रहे हो? आचार्य साहब थोड़ा बताइए प्लीज। लोग बहुत आतुर हो रहे इस चीज को जान के लिए, क्योंकि आखिरकार आपने ये क्या खेल खेला। और रही इसकी बात, आप मेरे पे खूब अटैक करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं लीगल इंटरप्रिटेशन करता रहूंगा। क्योंकि आपको पता है कि मेरे लीगल इंटरप्रिटेशन जो भी लोग पढ़ रहे हैं उनको ये पता चलता चला जा रहा है कि हाँ, हमारा पेंशन अपडेशन का क्लॉज है, बड़ा सशक्त है, और हमारा फंड से कुछ भी लेना देना नहीं है। जो थ्योरी आप लोगों ने बनाई थी ना, फंड नहीं है, पेंशन अपडेशन का क्लॉज नहीं है, आईबीए के साथ मिलकर के ये जो बना रहे थे ना खिचड़ी, ये खिचड़ी सब बेकार हो चुकी है, लोगों को जानकारी हो चुकी है। आपको लगता है कि यदि जानकारी हो गई तो फिर आपके लिए परेशानी होगी। भाई परेशानी तो होगी जब जानकारी होगी तो। अब बस मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि मैंने जो पूछा है आप उसको जवाब दे दो। थैंक यू, धन्यवाद।